डॉक्टर साहब, शुगर का मरीज हो और वो रोज़ा रखना चाहता है, बिल्कुल ऐसे ही। फ़र्ज़ है रोज़े रखने चाहिए। नॉर्मली तो मैंने देखा है कि डॉक्टर्स मना कर देते हैं। हम्म। अब मेरे साथ खुद भी ऐसे हुआ 2004 में जब मुझे डायबिटीज़ हुई, तो जब पहला ही रमज़ान आया तो मैं तो रोज़े ऐसे रखता था कि जिसको ना पंजाबी में कहते हैं 8 पहरे, अच्छा। मतलब सहरी के बगैर ही रोज़ा रखता था मैं, सही ठीक है। सही। रात को खाना खाया, सुबह सहरी नहीं की और अगले दिन खाया। जब ये स्टूडेंट लाइफ से ये चल रहा था, सही या गलत है वो एक अलग डिबेट थी। फर्स्ट रमज़ान आया, मैंने सहरी की, साथ में दवाई खाई और दवाई मेरी थी ये एमरल गैट्रल, हम्म। ठीक है। वो 10-11 बजे मेरी शुगर लो हो गई, अच्छा। हाथ पांव कांपना शुरू हो गए, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा तो किया कि मैं इसको खींच लूँगा, बट वो नहीं खींचा गया हम्म। और मैंने रोज़ा तोड़ दिया। मैंने अपने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि यार आप तो शुगर के मरीज़ हो, आपको तो अब अल्लाह ताला ने भी इजाज़त दी हुई है कि आप ना रखो। हम्म। अच्छा, बड़ा अफ़सोस भी हुआ, हम्म। लेकिन अब चूँकि मुझे मरीज़ लेबल कर दिया गया कि मैं मरीज़ हूँ, तो मैंने रोज़ा नहीं रखा। अच्छा, दरमियान में मुझे बड़ी दफ़ा हुआ कि यार चलो ट्राई तो करते हैं। हम्म। 1-2 दफ़ा जब भी ट्राई की, वो सबकॉन्शियस में कई चीज़ बैठ गई कि यार मेरी इससे शुगर लो हो जाएगी। हम्म। अच्छा, हमने फिर इसको ना वो एक्सेप्ट नहीं कर लिया कि मैं मरीज़ हूँ। 18 साल तक रोज़े नहीं रखे। अच्छा, बाय द वे जब भी रखे नहीं हुआ वो, अच्छा। क्योंकि उसमें एक तो डॉक्टर ने दिमाग में डाल दिया कि मरीज़ हो, आपको रखने की ज़रूरत नहीं है और बस गफ़लत होगी, यू समझ लाइक आई वेस्टेड 18 ईयर्स। जब 2022 में मैंने डॉक्टर जैसन फंग को पढ़ा, इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात हुई, दवाइयाँ मेरी छूट गई और मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट की। वो कोई मैंने 18 घंटे 20 घंटे तक की, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हम्म। और कोई 2-4 हफ्तों के बाद रमज़ान आ रहा था। सर, रमज़ान फिर मैंने ऐसा ज़बरदस्त तरीके से रखा, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि 18 साल बाद मैंने रोज़े रखने शुरू कर दिए। माशाल्लाह। फिर 2022 का रमज़ान, 23 का रमज़ान, 24 का रमज़ान, आज हम 2025 के रमज़ान की आमद आमद है। मैंने फिर जब इसको प्रमोट किया इंटरमिटेंट फास्टिंग को, रोज़ों को, ये सारी चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो कई कई सालों से रोज़े नहीं रखते थे, उन्होंने भी रोज़ा रखना शुरू कर दिया, ठीक है। सही। आप दोनों डॉक्टर इस वक्त बैठे हैं, डॉक्टर कैसे से स्टार्ट करते हैं कि डॉक्टर कैसे साहब, कौन से रोज़ेदार, कौन से शुगर के मरीज़ रोज़ा रखें, कौन सा ना रखें, किसको नहीं रखना चाहिए? सर इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू पहले हैं। एक मरीजों का पॉइंट ऑफ व्यू और एक डॉक्टर्स का है। ओके। पेशेंट हमेशा ये सोचता है कि डॉक्टर मुझे अलाउ नहीं करता, तो वो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं समझता, खुद से ट्राई करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से भी वो रोज़ा ख़राब कर बैठते हैं या रोज़ा उनसे प्रॉपर हो नहीं सकता। हम्म। उसकी मिसाल ऐसे है, अगर कोई पेशेंट सपोज गैट्रल एमरिल की आपने बात की, वो ले रहा है और उसके साथ रोज़ा रख लेता है, तो उसमें डेफिनेटली उसे हाइपोग्लाइसीमिया होना है, रोज़ा उसका ख़राब हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर चेंज करेगा। मरीजों को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि डॉक्टर हमेशा ही उसे मना करेगा कि रोज़ा नहीं रख सकते। रोज़े से पहले वो डॉक्टर को ज़रूर एवेल्युएट करवाएं और इसमें नॉर्मली टाइम पीरियड होता है कि 4 to 6 वीक पहले वो डॉक्टर को विजिट लाजमी करें, अपनी दवाइयों में तब्दीलियाँ करवाएं। दूसरा पॉइंट आ जाता है डॉक्टर्स का। डॉक्टर सोचता है कि शायद रोज़ा, क्योंकि उसको ये मेडिकल साइंस की जो दूसरा पॉइंट है जो फास्टिंग वाला है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग से इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर होती है, अगर वो इस कंसेप्ट को ही नहीं मानता तो फिर वो रोज़े के साथ हमेशा यही कहेगा कि रोज़ा नहीं रखना। अब आ जाते हैं कि कौन से लोग रोज़े रख सकते हैं और कौन से नहीं। इसमें बेसिकली हम इसको रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। इसमें देखना ये होता है, एक इसमें भी रमज़ान के फैक्टर्स हैं और पेशेंट के फैक्टर हैं। रमज़ान में ये फैक्टर होता है, इसमें हम देखना होता है कि रमज़ान की ड्यूरेशन कितनी है रोज़े की। कुछ जगहों पे 16 घंटे है, कुछ में 18 घंटे है, कुछ में 20 घंटे है, वो मुख्तलिफ ड्यूरेशन। दूसरा वेदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और फिर रोज़े के हवाले से आ जाता है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, सीज़न देख लिया। फिर आता है कि हिस्ट्री क्या है डायबिटीज़ की, टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 1 वाले अमूमन उनको हाई रिस्क कैटेगराइज किया जाता है क्योंकि वो मल्टीपल इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं, शुगर उनकी लो या ज़्यादा जा रही होती है। इसके अलावा आ जाते हैं कि दवाइयाँ कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें सल्फोनाजुरिया है या एम्पाग्लिफ्लोजिन है, क्योंकि ये मेडिसिन ऐसी हैं जो प्रॉब्लम कर सकती हैं।
और इसके एम्पा भी कर देती है। एम्पा डिहाइड्रेशन करवाएगी, Okay. जिसमें पानी की कमी होगी तो रोजे में प्रॉब्लम आएगा। Okay, ठीक है। और सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप जिसमें गैट्रेलैमरिल वाला है, डायामिक्रोन है, ये शुगर लो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं वो पेशेंट जिनको किडनी के मसाइल हैं, लाइक किडनी CKD 3 से अबव वाले जो पेशेंट्स हैं वो भी हाई रिस्क समझे जाते हैं। इसके अलावा किसी को हार्ट फेलियर के मसाइल हैं वो भी हाई रिस्क समझे जाते हैं। और इसमें अब हमने जो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं उसमें देखना ये होता है कि लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क। लो रिस्क वाले होते हैं इस स्कोर है पूरा ये, इसमें 0 से 3 तक जो जिन लोगों का स्कोर आता है उसे हम लो रिस्क कहते हैं। लो रिस्क वाले वो हैं जो डॉक्टर के मशवरे से एक दफ़ा चेक करवा के रोज़ा आराम से रख सकते हैं, उनको कोई मसला नहीं आएगा। दूसरा आ जाते हैं जिनका 3.5 से 6 तक मॉडरेट रिस्क में कैटेगराइज। बट ये रिस्क की मेजरमेंट कौन कर रहा है? ये डॉक्टर्स करेंगे। Okay. लाइक उनकी हिस्ट्री सर पे। मुझे एक चीज़ बताएं, हमारे यहाँ तो ज़्यादा पेशेंट जीपीज के पास जा रहा होता है जो पेरिफेरीज में बैठे होते हैं, ये छोटे छोटे गांव देहातों में बैठे होते हैं, उनको इतना आइडिया होगा जो एक आम जीपी है? सर ये तो बस डॉक्टर साहब की मैं तालीम की नहीं बात करता, लेकिन वैसे जो इसमें होता है कि हमने रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन जरूर करनी होती है। काबल किसी माहिर ज़बीतस को दिखाना बहुत जरूरी है। इसमें ये है कि वो अपनी- मॉडरेट यानी रिस्क, कंसल्टेंट को दिखाना। कंसल्टेंट को दिखाना। मैं मॉडरेट रिस्क की बात करूं, मॉडरेट रिस्क वाले रोजा रख सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं होता। उसमें सिर्फ जैसे अगर CKD का देख लेना है कि CKD उसकी अगर 3 से कम है, उसके हार्ट फेलियर स्टेबल है, या उसके बाकी हाइपोग्लाइसीमिया का कोई एपिसोड नहीं हुए, कोई डीके का एपिसोड नहीं हुआ, तो वो लोग रख सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सुपरविजन के बगैर नहीं रख सकते। और हाई रिस्क जो हैं वो 6 से ज़्यादा उनका स्कोर होता है। अगर 6 से ज़्यादा तो उनको मेडिकली मना किया जाता है कि आप रोज़ा ना रखें, लेकिन अगर वो रखना चाहें तो फिर डॉक्टर उसमें फैसिलिटेट कर सकता है। डॉक्टर साहब आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बड़ा ज़बरदस्त डॉक्टर साहब ने इसमें बता दिया कि हर पेशेंट की एक कैटेगरी है, वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही हो जाएगा। आम रूटीन में जिन लोगों को ख़ास तौर पे ये गैट्रल एमरल शुगर लो करने वाली दवाइयाँ जारी होती हैं, वो आसानी के साथ उनकी डोज एडजस्टमेंट या बंद करके या किसी किस तरीके से कंसल्टेंट से अगर वो मशवरा लेगा तो उसमें एडजस्ट की जा सकती है। अगर उनका 0 to 3 स्कोर आ रहा है तो इट मीन्स कि वो रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर वो अपनी उनको दवाइयाँ फिर भी एडजस्ट करवानी है, लेकिन ये कंसल्टेंट ही डिसाइड करेगा कि आपने कौन सी दवाई सुबह कौन सी शाम को लेनी है, या सुबह लेनी भी है या नहीं लेनी। क्योंकि मुझे याद है अक्सर लोग नफली रोज़े रखते हैं, वो फिर कहते हैं जी हम सुबह की गोली नहीं ली क्योंकि हमने सैरी की थी, सारा दिन आके भूखा रहना है, तो फिर क्या ज़रूरत है। 2 घंटे बाद सर उनकी शुगर 300 पे पहुंची होती है, फिर उसके बाद सर को दर्द और आंखें धुंधला जाती हैं और वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं और शाम तक फिर मजबूरन उन्होंने ज़ोहर तक रोज़ा तोड़ना पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए अपनी डोज एडजस्टमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है लो रिस्क वालों के लिए। मॉडरेट वाले तो सर वो तो सुपरविजन के बगैर मुश्किल, मॉडरेट और सीवियर वाले जो है वो सुपरविजन के बगैर ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, जैसे कि हम अपने पेशेंट्स को मॉनिटर करते हैं और व्हाट्सएप पे हम देखते हैं उनकी रीडिंग्स क्या है, उनकी कंडीशन क्या है, उस हिसाब से चीज़ें हम बहुत ज़्यादा गाइड सर करते हैं। हमारा ये तीसरा रमज़ान होगा जी आपका टीम के साथ, तीसरा रमज़ान है मेरे जी ख्याल में। बिल्कुल है। आप के वो पेशेंट्स जो दवाइयाँ छोड़ चुके हैं उनको तो इशू ही नहीं है ना? नहीं सर, देखें वो जो दवाइयाँ छोड़ चुके हुए हैं उनका तो मसला ही कोई नहीं, वो तो वो बिल्कुल तो जैसे मैं- एक नॉर्मल इंसान है, जैसे वो तो आप नॉर्मल रख है, सकते हैं, वो तो लेकिन बिल्कुल जो रख सकते दवाइयाँ जिनकी चल रही होती है थोड़ी बहुत, हैं। जी बिल्कुल। तो उनकी आप दवाइयाँ एडजस्ट कर रहे होते हैं? जी सर, जिनकी दवाइयाँ अभी चल रही होती हैं उनकी दवाई एडजस्ट करते हैं ताकि इनको हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि इनकी शुगर लो ना हो या हाई ना हो, किसी भी तरीके से ये आसानी के साथ अपना रोज़ा कंटिन्यू कर लें। जो अभी दवाइयाँ अभी ऐसे फ़र्ज़ करें हमारे पास अभी जो आज पेशेंट रजिस्टर हुए हैं तो 10 दिन बाद तो उनकी 10 दिन तक दवाइयाँ नहीं छूटेंगी, तो उनको फिर हम आगे गाइड कर रहे होते हैं, तो वो फिर सुपरविजन में रोज़ा रखवाते हैं हम उनको। जो रोजे की सर जो कॉमन है साइड इफेक्ट्स, लाइक जो पेशेंट डायबिटीज को फेस करनी पड़ सकती हैं, उसमें एक तो है शुगर का लो हो जाना, हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरा है कि कुछ लोगों को ना हाइपोग्लाइसीमिया की अवेयरनेस नहीं होती। कई लोगों को तो शुगर लो होती है तो सिम्टम्स आते हैं, बाज़ वक़्त कुछ लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया होता है लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं होती। ये symptoms तो नहीं ज़्यादा होते। खतरनाक नहीं? ये ज़्यादा डेंजरस लोग होते हैं जिनको लाइक ना हार्ट बीट तेज़ हुई, ना कोई पसीना आया, ना कोई हाथ पैर कांपे, कोई ऐसी फीलिंग ही नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन, हेडेक, कुछ भी नहीं हुआ, वो हाई रिस्क कैटेगराइज होते हैं। इनको तो फिर अचानक कैसे पता चलता होगा? इनको खुदा न खास्ता गिर जाए, कोई झटके लगना शुरू हो जाए, बेहोश बेहोशी हो जाता लूदगी है। वाली हालत में चले जाएं, अच्छा। तो उस सूरत में इनका पता चलता है ये हाई रिस्क कैटेगराइज है। अच्छा, एक गोली भी ऐसी है, एक पूरी क्लास ऐसी है जो कि हाइपोग्लाइसीमिया की जो अलामात है उनको मास्क कर देती है, उनको कौन सी छुपा गोली सर? देती है, और वो है बीटा सर ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स।
यानी कि ये जो अच्छा, टेनोर्मिन, कनकोर, इंड्राल, ये वाली जो गोलियां मार्केट में चल रही होती हैं ब्लॉकियम के नाम से, ये सारी वो गोलियां हैं जो कि जो हाइपोग्लाइसीमिया के हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स को ब्लॉक कर मास्क देती है। सिम्टम्स को मास्क कर मास्क देती है, जिससे उनको पैल्पिटेशन, दिल जैसे सिंपैथेटिक सिस्टम बेसिकली एक्टिव होता है बॉडी का, हाँ। जिसने ये सारी अलामत लानी होती है, वो सिस्टम को सप्रेस कर रही होती है, जिसकी वजह से उनके हार्ट रेट और ये तो बीपी बड़ी खतरनाक चीज है। इसलिए यही कह रहे हैं सर कि ये सारा कुछ आपने मैनेज करना होता है साथ में। नाजरीन, हाइपोग्लाइसीमिया का अगर आपको पता चल गया है तो खुशकिस्मत है। ऐसा ना हो कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाए और पता भी ना चले, और पता उस वक्त चले जब आप आईसीयू में पड़े। अच्छा, एक और चीज जो दूसरी कॉम्प्लिकेशन है, शुगर का ज्यादा होना। शुगर अगर किसी की ज्यादा जाई जा रही है रोजे के दौरान मोर देन 300, तो वो भी एक डेंजरस साइन होता है। तो इसलिए जो ज्यादा शुगर का रहना भी डेंजरस है रोजे में। और तीसरा आता है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाना। जैसा कि हमने बात की SGLT2 इनहिबिटर, जिसमें एम्पाग्लिफ्लोजिन है, डापाग्लिफ्लोजिन है, कैनाग्लिफ्लोजिन है, ये यूरिन के जरिए शुगर बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाए तो उसमें भी चक्कर आना, डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी हो जाए, तो ये भी रोजे में एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा जो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट हैं या टाइप 2 के पेशेंट, मेजॉरिटी टाइप 1 के पेशेंट, वो अक्सर प्रॉब्लम ये आती है कि इंसुलिन स्किप कर देते हैं। अगर मॉर्निंग में इंसुलिन स्किप करेंगे तो वो डीके में, हाई रिस्क है कि वो डीके में चले जाए। डीके का मतलब है डीके क्या चीज होती है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये होता क्या है? ये होता ये है कि जिस समय आपके कीटोन जो कीटोएसिडोसिस होने शुरू हो जाता है, आपके एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, जो आपके अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाती है। उसकी वजह से आपके फिर कंफ्यूजन हो सकती है, पेट में दर्द होने शुरू हो सकता है। इसको मैं सादा लफ्जों में सोच लूं कि आपकी बॉडी में इमरजेंसी हो गई, कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इमरजेंसी। ये इमरजेंसी की सिचुएशन होती है। इसमें अगर इसकी सिम्टम्स क्या आते हैं? इसमें सर जो सिम्टम्स सबसे ज्यादा आते हैं वो एक तो उल्टी मतली वाली अच्छा। कैफियत हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, पेशाब का बार बार आना, प्यास ज्यादा लगना, जो शुगर ज्यादा होने की अलामत होती है। टाइप 1 वालों सुन लो, अगर आप इंसुलिन सुबह के टाइम पे छोड़ोगे सहरी के वक्त, तो आपको कीटोएसिडोसिस की कंडीशन हो सकती है। इंसुलिन नहीं छोड़नी, ठीक है? डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने ये काम नहीं करना। और डॉक्टर भी आपका वो वाला डॉक्टर हो जो आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल भी हो। ऐसा ना हो कि वो इधर आपको कीटोएसिडोसिस हो रहा है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर आपका ना फोन उठा रहा है, ना आपके व्हाट्सएप पे जवाब दे रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल अगर हो जाए, उल्टी, मतली, सर में दर्द और ये सारी चीज़ें, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो, तो बिल्कुल भी आपने रिस्क नहीं लेना, फौरी तौर पे अस्पताल में जाके अपने आप को जमा करवाना है। और अगर डॉक्टर साहब वो इंसुलिन ले लेते हैं तो फिर तो उनको हाइपो भी हो जाएगा। वो सर एडजस्टमेंट की जरूरत होती है ना, खुद से तो कोई पेशेंट भी रोजे नहीं रख सकता, क्योंकि वो रोजे इंसुलिन भी चल रही है, मेडिसिन भी चल रही है, तो वो तो डॉक्टर के मशवरे के साथ ही उन्होंने चलना है कि डॉक्टर उनकी दवाइयों में एडजस्टमेंट करे, सहरी में कौन सी लेनी है, अफ्तारी में कौन सी लेनी है, इंसुलिन के यूनिट्स लगाने हैं तो कितने लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंसुलिन लेके तो हाइपो में चले जाएंगे, वो यूनिट सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी तो बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रही। जो टाइप 1 वाले पेशेंट है, उनको तो बाहर से इंसुलिन जाएगी, तो जो उन्होंने उसके शुगर को बैलेंस करना है। नाजरीन, आप अगर हमारे 90 डेज चैलेंज में आप इनरोल हो चुके हैं पिछले महीनों में और आपकी दवाइयाँ छूट चुकी हैं, फिर तो आप इन सारे झंझटों से निकल आए हैं। नॉर्मल आदमी की तरह आप रोज़े रखें जैसे मैं रख रहा हूँ, और रोज़ा आपको बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप दवाइयों पे हैं या इंसुलिन पे हैं, चाहे टाइप 1 है चाहे टाइप 2 हैं, आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर रोज़ा नहीं रखेंगे। और डॉक्टर भी वो जो आपको अवेलेबल हो बाद में, और डॉक्टर भी वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस और फास्टिंग के रिलेशन को समझता हो। अगर एक डॉक्टर सीधा सीधा आपको यही बोल दे कि यार आप मरीज हो, आप रोजे ना रखा करो, जैसे मुझे मिल गए थे डॉक्टर कि जब मरीज हो आप रोजे ना रखा करो क्योंकि आप पे तो आप फर्ज भी नहीं रहे, तो ऐसा डॉक्टर फिर आपको कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकेगा। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो का लिंक आप अपने फैमिली के, दोस्तों के जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, इसको उठाकर वहां पे लाजमी डालें। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।